हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा। आज फिर आपसे के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें एक नया चैप्टर है। ये नया चैप्टर है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी बुक में पढ़ा रही हूँ स्पर्श भाग 2। ये बुक हमारी दो खंडों में विभक्त है, जिसमें एक खंड हमारा काव्य खंड है तो दूसरा गद्य खंड है। तो काव्य खंड में पढ़ा रही हूँ, ध्यान से देखिए। काव्य खंड में अभी तक मैं लगभग आपको 4 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ। अब इन 4 चैप्टर्स के बाद में हमारा जो 5वां चैप्टर आया है काव्य खंड का, वो है तोप। ये वीरेन डंगवाल जी द्वारा लिखित एक कविता है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़े उससे पहले एक हम छोटी सी जानकारी आपको दे दें कि कंपनी बाग में एक तोप रखी हुई है जो सन 1857 में जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों ने इस तोप का इस्तेमाल किया था। यानी कि इस तोप ने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को मार दिया था। वो तोप उस समय बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी। तो अब उसने उस समय बहुत कार्य किए, लेकिन आज के समय जब आज़ादी के बाद इतने सालों बाद उसे कहाँ कंपनी बाग में रख दिया गया है लोगों के प्रदर्शन मात्र के लिए। तो जब हमारे कवि वीरेंद्र डंगवाल जी ने इस तोप को देखा तो देखने के बाद उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि कोई व्यक्ति कभी भी, कोई व्यक्ति या वस्तु कोई भी, जो एक समय अपना उसका ऐसा होता है कि वो बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन वो हमेशा शक्तिशाली नहीं रह सकता। समय के बाद, समय के साथ साथ उसकी शक्ति जो है वो कम भी हो जाती है और खत्म भी हो जाती है। तो वो तोप जो उस समय इतनी शक्तिशाली हुआ करती थी, आज सिर्फ मात्र प्रदर्शन के लिए है, जहां पर चिड़िया और बच्चे जो हैं इस तोप के अंदर बाहर खेल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कविता इन्होंने लिखी है और उसके माध्यम से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अपनी लाइफ में बताई है कि समय परिवर्तनशील है, कभी एक सा नहीं रहता। शक्ति आज एक के पास है तो कल दूसरे के पास भी होगी। तो ये कविता पूरी पढ़िए। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे पाठ में हम पढ़ने क्या वाले हैं, यानी कि आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम सबसे पहले कवि परिचय देखेंगे, अर्थात हमारे कवि वीरेन डंगवाल जी के बारे में, उनका जन्म, मृत्यु, उनकी उनकी कृतियां, उनकी भाषा शैली, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कवि परिचय में। फिर उसके बाद हम पाठ रूपरेखा जानेंगे। जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें हम इस पाठ रूपरेखा में पढ़ेंगे, और कविता में किस किस तरह की शब्दावली, क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, ये भी देखेंगे। पूरी कविता की लाइन वाइज व्याख्या मैं आपको बताऊंगी, पूरा लाइन वाइज अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ भी बताऊंगी। फिर और हर पंक्ति के, हर काव्यांश के बाद उसका काव्य सौंदर्य भी बताऊंगी। बहुत जरूरी है काव्य सौंदर्य आपके लिए जानना, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस में अब पूछा जाने लगा है। तो वो अगर आपको पता रहेगा तो आपके लिए आसान रहेगा उसे करना। तो चलिए, जैसे मैंने बताया कि पहले हम देखेंगे अपना कवि परिचय। क्या दिया है? वीरेन डंगवाल का जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में 5 अगस्त 1947 को हुआ था, यानी कि हमारे आजादी वर्ष में। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की। इन्होंने प्राध्यापक पद पर कार्य किया तथा पत्रकारिता से भी निरंतर जुड़े रहे। अगर आप आरंभिक जो है पत्रकारिता, पत्रकारों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें वीरेन डंगवाल जी का नाम आता है। तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा नैनीताल और आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त करी, और उसके बाद वो प्राध्यापक के पद पे रहे, यानी कि वो प्रोफेसर रहे। अध्यापक और प्राध्यापक समझिएगा, अध्यापक मतलब शिक्षक, जो स्कूल टीचर होता है वो होता है, और प्राध्यापक मतलब प्रोफेसर, जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। और उसके बाद वो पत्रकारिता से भी जुड़े रहे, यानी कि जर्नलिज्म से। इन्होंने अपनी कविताओं का आधार ऐसी चीजों और जीव जंतुओं को बनाया है जिन्हें मनुष्य यानी व्यक्ति देखकर भी अनदेखा कर देता है। खास तौर से इनकी कविताओं की एक खासियत रही कि जो चीजें देखकर हम अनदेखा कर देते हैं, उसके अंदर से कहानियां निकाल कर ये लेकर आते हैं। इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता समाज के साधारण जन तथा हाशिए पर रह रहे लोगों के जीवन के दृश्य हैं, यानी कि ऐसे जो अपने जीवन बहुत तकलीफों में बिता रहे हैं, जिनका लग रहा है कि वो अब समाप्ति हो जाएंगे, वो हमेशा उनकी तकलीफों को अपनी कविताओं के माध्यम से उजागर किया है। इसी दुनिया में और दुष्चक्र के में सृष्टा इनके कविता संग्रह रहे। तो इनके 2 कविता संग्रह है, इसी दुनिया में और दुष्चक्र के सृष्टा। इसी दुनिया में संग्रह के लिए इन्हें प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा
और पुरस्कार दुष्चक्र में षष्ठा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अन्य भाषाओं में लिखी गई महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं का हिंदी अनुवाद भी किया है। तो मतलब इन्होंने जो है ट्रांसलेटर का काम भी किया है, मतलब बहुत अधिक तो अच्छे ज्ञाता है, तो दूसरी भाषाओं के ज्ञान होने की वजह से इन्होंने हिंदी में उसे ट्रांसलेट भी किया है। 28 दिसंबर 2015 को एक लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया। सॉरी। तो रिसेंटली अभी इनका देहावसान हुआ, जैसे अभी 2023 चल रहा है तो 24 हो गया, सॉरी अब तो इनका 2015 में मतलब मृत्यु हुई है। अब आ जाते हैं हम पाठ की रूपरेखा में, यानी कि इस पूरे पाठ में है क्या। प्रस्तुत कविता में एक तोप का वर्णन किया गया है जो 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग में लाई गई। यह तोप अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार का प्रतीक है। इस तोप को अब कंपनी बाग में एक विरासत की भांति संभाल कर रखा गया है। यह तोप आने जाने वालों को यह बताती है कि उसने बड़े बड़े वीरों की धज्जियां उड़ा दी थी। आज उस तोप की स्थिति यह है कि या तो उस पर छोटे बच्चे सवार होकर खेल खेलते हैं या चिड़ियां बैठकर आपस में गपशप करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गौरैया तो उस तोप में घुस जाती हैं। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे शांत होना ही पड़ता है। इसी प्रकार अत्याचार करने वाली प्रबल शक्तियों को भी एक दिन पराजय का मुख देखना पड़ता है। तो ये पूरी जो कविता थी उसका कथ्य हमारे सामने रख दिया गया कि इस पूरी कविता में है क्या चीज। तो चलिए कविता पढ़ते हैं, लाइन वाइज अर्थ देखेंगे, उसका भावार्थ और साथ ही साथ उसका काव्य सौंदर्य भी। तो पहला काव्यांश, कविता ज्यादा बड़ी नहीं है तो इसे हमने दो काव्यांशों में विभक्त कर दिया। पहला काव्यांश है, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार, सुबह शाम कंपनी बाग में आते बहुत से सैलानी। उन्हें बताती यह तोप की मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो क्या कह रही है पहली लाइन, कंपनी बाग के मुहाने, यानी कि जब हम कंपनी बाग में एंट्री करते हैं तो उसके एंट्रेंस पे ही धर रखी गई है 1857 की तोप, यानी कि उसके एंट्रेंस पार्ट पे ही 1857 की एक तोप रखी गई है। इसकी होती बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। जैसे हम लोगों की विरासत में जो चीजें मिलती हैं हम उन्हें बड़ा संभाल कर रखते हैं। कारण क्या होता है, उससे हमारे पूर्वजों की यादें जुड़ी होती है, हमें उनसे सीख मिलती है। ठीक है, जो चीजें हमें विरासत में मिली है ये सिर्फ नहीं है कि ये बहुत ही अनमोल इसलिए रखी हुई है, ये देखिए कि वो हमारे पूर्वजों की निशानी है, वो उनकी मेहनत को बताती है। उनके समय में उन्होंने जो चीजें करी वो सीख हमें अभी बताती है। उसी तरीके से इस तोप को बहुत ही संभाल कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कंपनी बाग में जो हमें विरासत में मिला था उसको हम संभाल कर रखते हैं, उसी तरीके से इस तोप को रखते हैं। अब आप बोलोगे वो तो अंग्रेजों की विरासत हुई, उसे हम संभाल कर क्यों रखते हैं? वो हमें सीख देती है। कंपनी बाग हमें क्या सीख देता है कि हमने जो है दूसरों के लालच में फंस गए, हम दूसरों के लालच में फंसे ना, हमने अपनों पर विश्वास नहीं किया और इसके कारण दूसरी शक्तियों ने हम पर 200 साल तक राज किया। ये सीख हमें देता है कंपनी बाग, इसीलिए इस विरासत को संभाल के रखा गया। हमने बोला ना, विरासत हमें सीख देती है कि ये गलती हम दोबारा ना दोहराएं। तो ये कंपनी बाग हमें ये सीख देता है कि उस जैसी गलतियां जो हमारे पूर्वजों द्वारा की गई, कि उन्होंने जो है दूसरी बाहरी शक्तियों पर यकीन करके हमारे ऊपर जो है उन्होंने 200 साल तक राज किया, तो ये गलती हमें नहीं दोहरानी है। तो उसी तरीके से ये जो तोप रखी गई है ये भी हमें विरासत में मिली है, अंग्रेजों की विरासत में मिली है, लेकिन साथ ही हमें ये सीख देती है कि क्या सीख देती है, ये भी इस कहानी के आखिर में भी, कविता के आखिर में भी पता चलेगा कि वो बहुत जबर थी, बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन कभी समय एक सा नहीं रहता, समय परिवर्तित होता है। अगर आज आपके पास शक्ति है, ताकत है, दौलत है, तो एक समय ये आएगा कि आपके पास न शक्ति रहेगी, न ताकत रहेगी, न दौलत रहेगी। तो जब आपके पास ये सारी चीजें हों तो हमें बहुत संभल कर कार्य करना चाहिए।
तो ये सीख हमें ये तोप देती है। तो वही चीज़ है, इसकी होती बड़ी संभाल विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, यानी कि विरासत में मिली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत संभाल कर रखी जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि हम इनसे अपने पास्ट में हो रही गलतियों के बारे में समझें, उनसे सीख लें। साल में चमकाई जाती है 2 बार। अब साल में 2 बार कब चमकाई जाती है? 15 अगस्त और 26 जनवरी। क्यों चमकाई जाती है? कारण ये दोनों ही हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और हमारे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। जहां 15 अगस्त हमारी आज़ादी दिवस है, वहीं स्वतंत्रता वो क्या कहते हैं 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। यानी कि हमने एक दिन आज़ादी ली और दूसरा एक दिन ऐसा है जिस दिन हमारे देश का संविधान बनकर, तो उस 2 दिनों में ये इसलिए चमकाई जाती है कि देखो तुमने एक समय बहुत राज किया था, लेकिन आज हमारा देश स्वतंत्र है और यहाँ पर आज कानून का राज है। तो ये दिखाने के लिए साल में 2 बार इसे चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी में आते बहुत से सैलानी। अब इनको देखने के लिए, कंपनी बाग को देखने, उस तोप को देखने के लिए सुबह शाम बहुत से सैलानी कंपनी बाग में आते हैं। उन्हें बताती है तोप, अब ये तोप जो उन मुहाने पर रखी है वो क्या बताती है कि मैं बहुत बड़ी जबर थी, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे, यानी कि जिस समय मैं बहुत शक्तिशाली थी मैंने बड़े बड़े सूरमाओं के धज्जियां उड़ा दी थी, यानी कि उन स्वतंत्रता सेनानियों के आगे अंग्रेजों ने मुझे चलाया था, उन स्वतंत्रता सेनानियों के मैंने परखच्चे उड़ा दिए थे अपने जमाने में, यानी कि जब मैं चलती थी। अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। कवि कहता है कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही एक तोप रखी हुई दिखाई देती है। इस तोप में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग किया गया था। इस तोप तथा कंपनी बाग की बहुत देखभाल की जाती है। इसे अपने पूर्वजों द्वारा मिली धरोहर के रूप में सजाया संवारा जाता है। इस तोप को एक वर्ष में 2 बार खूब चमकाया जाता है। इस कंपनी बाग में हर रोज सुबह और शाम के समय बहुत से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन सभी को बताती है कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में मैंने जबरदस्त कार्य किया था और अच्छे अच्छे सूरवीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। इस प्रकार यह तोप अपनी गौरव गाथा बाग में आने जाने वाले सभी लोगों को बताती है। तो ये हो गया भावार्थ। अब इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य, जो हमने पंक्तियां पढ़ी ना, इसका काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य में 2 भाग होते हैं, एक तो भाव सौंदर्य होता है, दूसरा आपका शिल्प सौंदर्य होता है। भाव सौंदर्य यानी कि इन पूरी पंक्तियों से निकलकर क्या फीलिंग आ रही है उसे आपको एक लाइन में बताना है, और जो शिल्प सौंदर्य होता है उसमें आपको बताना है कैसी भाषा है, कैसे शब्द है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, समास है, तुकांत है, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। तो देखिए क्या है, भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है, लेकिन अत्यंत प्रभावोत्पादक होने के कारण भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। यानी कि ये भाषा ऐसी है जो हमारे अंदर प्रभाव उत्पन्न कर रही है और कवि जो भाव व्यक्त करना चाहता है वो पूर्णतः व्यक्त कर पा रहा है। इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है जिसमें चित्रण अत्यंत जीवंत है, यानी कि जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे हमारे सामने एक चित्र उभर रहा है, एक कंपनी बाग का, एक तोप का, उन सब का चित्र उभर कर हमारे सामने आता है। यह छंद मुक्त शैली में लिखी गई, आप देखेंगे कहीं पे भी तुकांत नहीं है, इसलिए ये एक छंद मुक्त शैली में है। अच्छे अच्छे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इस्तेमाल किया गया है। अब आ जाते हैं दूसरे और आखिरी काव्यांश पे। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं। खास कर गौरैये ये बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही उसका मुंह बंद। तो अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक समय तो था वो तोप बड़ी जबर थी, उसने बड़े बड़े सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे अपने जमाने में, यानी कि 1857 में। अब आज के समय में आइए, अब तो बहरहाल यानी कि आज के समय में क्या हो रहा है तोप के साथ, छोटे लड़के घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, यानी कि इस तोप पर अब क्या है, जो सैलानी आते हैं ना उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इस तोप के ऊपर बैठकर घुड़सवारी करते हैं, अर्थात इस तोप के आजू बाजू चढ़कर खेलते रहते हैं। अब अगर इन बच्चों से जब ये तोप खाली हो जाती है तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप,
और जब कोई सैलानी नहीं होता, सन्नाटा होता है, तब क्या करती हैं चिड़िया जो है इस तोप के ऊपर बैठकर चीची चीची ची करती रहती ना, तो उसको बोलते हैं कि चिड़िया आपस में गपशप करती हैं, अर्थात बातचीत करती रहती है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, घास कर गौरैया। गौरैया जो होती है यानी कि स्पैरो जो चिड़िया होती है वो क्या होती है, अक्सर ऐसे तो ऊपर बैठ के गपशप कर ही रही है चिड़िया, लेकिन कभी क्या होता है शैतानी में इस तोप के अंदर भी घुस जाती हैं। कौन? गौरैया, क्योंकि गौरैया छोटा पक्षी, छोटी चिड़िया होती है, तो वो उस तोप के अंदर भी घुस जाती है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो गौरैया और बच्चों के माध्यम से यहाँ कवि ने बताने की ये कोशिश करी है कि चाहे जितनी भी बड़ी तोप हो, इतनी भी बड़ी तोप हो, एक दिन ऐसा होता है कि उसका मुंह बंद हो जाता है। अर्थात जितना भी शक्तिशाली अत्याचारी कोई भी व्यक्ति हो, एक समय ऐसा आता है कि उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, उसके अत्याचार खत्म हो जाते हैं, एक समय ऐसा भी आता है। तो ये चीज इन्होंने उन छोटे बच्चों और गौरैया के माध्यम से बताना, यानी कि एक समय ऐसा था कि इस तोप को देखकर लोग डरते थे, क्योंकि ये जब चलती थी तो कितने सारे लोगों को मार देती थी, मगर आज छोटी छोटी गौरैया भी इस तोप से नहीं डर रही हैं। तो अर्थात अब उससे किसी को डर नहीं लगता, यानी कि कभी वो शक्तिशाली हुआ करती थी, लेकिन आज उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जोर या शक्ति नहीं है। चलिए अब देखते हैं इस पंक्ति का भावार्थ। कवि कहता है कि पहले ये तोप कितनी भी विनाशकारी क्यों ना रही हो, किंतु आजकल तो ये खिलौने के रूप में काम कर रही है। अब बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब कभी इस पर बच्चे सवारी नहीं करते, अगर वह खाली होती है तो उस पर चिड़िया इस पर बैठकर आपस में गपशप करती है, यानी कि बच्चे जब नहीं है तो उस समय चिड़िया उसके ऊपर बैठ जाती हैं और गपशप करती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ पक्षी शरारत करते हुए इस तोप के मुंह के भीतर भी घुस जाते हैं, यानी कुछ पक्षी क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं। विशेष तौर पर गौरैया तो इससे बिल्कुल भयभीत नहीं होती। इस तोप पर चिड़िया गपशप करके गौरैया तोप के मुंह में भयहीन होकर घुस कर तथा खेलने वाले बच्चे इस पर सवारी करके मानो ये बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी हो और शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। कवि इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि किसी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप चाहे जितने भी हो, आप ये जैसे 1857 की क्रांति को दबाने के लिए तोप चलाई गई, कितने लोगों को मार दिया गया, क्या क्रांति दब पाई? ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ दिन बाद फिर वो उठ खड़ी हुई और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई ना। तो यानी कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लिए, जो चीज उठनी है वो तो उठेगी, कोई तोप इसको दबा नहीं सकती है। अब इन पंक्तियों का आप काव्य सौंदर्य देखिए। इसकी भाषा अत्यधिक सरल एवं सहज होते हुए भी प्रभावोत्पादक है, जो भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। भाषा बहुत सरल और सहज है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो पूरा प्रभाव छोड़ रहे हैं और भाव को भी व्यक्त कर रहे हैं। यथार्थ एवं जीवंत चित्रण करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, मतलब इस तरह के शब्दों को बांधा गया है कि हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत हो। यह कविता छंद मुक्त शैली में लिखी गई है, जो नई कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भाई ये नई कविता युग के कवि रहे हैं वीरेंद्र डंगवाल, तो इनकी जो है ये एक कहते हैं नवीन कविता युग जो है, नया कविता युग, उसमें से ताल्लुक रखने के कारण इस युग में कविताओं के साथ बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। तो ये चीज हमें इस कविता में साफ तौर से देखने को मिलती है कि हम जब इस कविता को पढ़ रहे हैं तो इसे हम कहानी के तौर पे समझ रहे हैं, लेकिन है ये एक कविता, इसमें छंदों का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं हुआ, यानी कि आप देखेंगे तुक है ही नहीं, कहीं मिल ही नहीं रहे तुकांत। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। तो देखा ना, छोटी सी कविता थी, ज्यादा कुछ नहीं था, हमने इसको इजी वे में समझ लिया, कोई परेशानी नहीं आई। हाँ, उसके पीछे कवि हमें बहुत सारी चीजों को जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो विरासत के माध्यम से, जो शक्ति के माध्यम से, वो सारी चीजें मैंने आपको हिडन रूप में समझा दी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये एक और अध्याय खत्म हुआ, लेकिन अभी और भी चैप्टर बाकी है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फिर से एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।